किया कि HEC स्टैंडफोर्ड और यूनिवर्सिटी का जो अपना फॉर्मेट था उसके मुताबिक हम लोगों ने बेसिकली एक फॉर्मेट तैयार कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जो प्रपोजल बनाओगे आप लोगों ने इसी के अंदर एडिटिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं टाइटल पेज से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पेज का बेसिकली मेरे टॉपिक का नाम था स्वार्म अप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके पास आया हूँ, ज़्यादा नहीं देना हम लोगों को, ठीक है। SWARMP स्वार्म अप, बस छोड़ देना इसको, ये चीज़ क्लियर हुई है। उसके बाद लोगो उसी तरह रहेगा। सेशन आपका ऑलरेडी लिखा हुआ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेना टेक्स्ट का साइज़ का लिखा हुआ है 16, तो अगर गलती से वो कोई और चेंज हो भी जाए तो आप लोगों को वही रखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आओगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम लिख रहे हैं आप लोग अरसलान, SHABIR, अरसलान शबीर, ठीक है। तो ये आपने अरसलान शबीर लिखा है। अब इसके नीचे अरसलान शबीर जो है बेसिकली अपना जो है वो अरसलान तुम्हारा नाम कुछ और था मेरे ख्याल से, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है, मैंने बेसिकली अपना CMS नंबर लिखना है। अरसलान शबीर पता नहीं किधर से याद आ गया। हाँ ये देखें, ये हो गया। और यहाँ पर मैं अपना याद रखिएगा एडिटिंग आराम से करनी है और कंट्रोल है साथ करना है ताकि आपका मसला ना बने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल FA19C04Z001 इस तरह। इसी तरह अगर दूसरा ग्रुप मेंबर है वो और तीसरा ग्रुप मेंबर है वो, अगर सपोज करें 2 मेंबर्स हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डन का बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। सुपरवाइज्ड बाय जो आपके टीचर का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर तो मैरिड है तो फिर मिसेस लिखेंगे, अगर मैरिड नहीं है तो MS डॉट लिखेंगे, और अगर मैरिड और अनमैरिड मेल है तो फिर आप मिस्टर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम है तो ये चीज़ क्लियर हुई है। इसी तरह मैडम फरियाल का होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, MS डॉट ये। अगर मैडम सन्ना या मैडम राबिया को पिक करते हैं तो डोंट वरी, तुम ये समझ लो। अच्छा पूछ लेना डोंट वरी, बता देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ आप वैसे ही रहने देंगे, हमने ऑलरेडी सेट करके दी है। आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आपने से चीज़ें चेंज करनी है। इस चीज़ को आप लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये आपका सुपरवाइजर बताएगा कि मिसाल के तौर पर जब पहली बार आपने काम चेक करवाया उसने गुणों की गलतियाँ निकालेगा कि ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। आप लोगों ने सिंपल लफ्ज़ है, किसने काम करना है, और तो 3 बंदे 2 बंदे, तो किसने करना है वो काम, कौन सा वर्जन 1.0, उसके बाद 2.0, 3.0 इस तरह होते जाएंगे। उसके बाद किस डेट को मैडम ने बोला था चेंज करने के लिए और बोला क्या था करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आप अपने सुपरवाइजर के साइन कराओगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बार तब्दीली हो, तब्दीली तो 5-6 बार होगी प्रपोजल्स में। तो इसी तरह आप लोग ये बेसिकली हिस्सा लिखोगे। अब सवाल वही आता है कि सर अगर हम 3 बंदे हैं, तीनों ने काम मिल किया है तो तीनों का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। डजेंट मैटर, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इसको फिलअप होना चाहिए, 2-3 फिलअप हो तो पता चलता है कि वाकई में मेहनत हुई है, क्योंकि यही चीज़ आगे यूनिवर्सिटी जाती है आपकी और प्रपोजल पेपर आपका सेटिस्फैक्ट्री लगता है। नेक्स्ट आते हैं जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, आपको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना सारा काम मुकम्मल करेंगे, सिंपल यहाँ पे आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर देगा। आपको इसके अंदर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुई है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन एज इट इज़ रहेगा, आप उसको टच भी नहीं करेंगे यंग एज का। नेक्स्ट आते हैं जी, बैकग्राउंड। मैं अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं एक जनरल भी बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है वो था एक वेबसाइट, सपोज़ करो वेबसाइट चूज़ की, तो बैकग्राउंड में आप ये लिखोगे कि दुनिया में जब वेबसाइट्स नहीं थी होती तो काम कैसे होता था, ठीक है। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने स्वार्म ऑफ रोबोटिक्स के लिए किया तो रोबोट्स के ऊपर जब नहीं था काम होता तो दुनिया में जेनेरिक चीज़ें लिखी। ये नहीं है कि आप लोगों ने ये बोलना है कि जब रोबोट नहीं था हमारे रोबोट बनाने से पहले क्या काम हो रहा था, नहीं। इसमें जनरल बैकग्राउंड लिखना है, दुनिया में क्या काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है। 3-4 लाइनें आपकी इसी जगह हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दुनिया में मिसाल के तौर पर रोबोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सारा कुछ जो है। या इलेक्ट्रॉनिक्स नोटिस बोर्ड की बात करें तो कॉलेज में भी जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ दूसरा फॉर्मल है। मसला क्या है, शीटें खर्च हो रही हैं, ठीक है। ये मसाइल बाद में लिखने, जनरल बता रहा हूँ। नोटिस बोर्ड कॉलेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका काम लोगों को इन्फॉर्म करना होता है। ये इसका बैकग्राउंड है, ये चीज़ के लिए इसमें मसला नहीं बताना आपने इसमें क्या मसाइल थे। नंबर 2 है मोटिवेशन एंड चैलेंजेस। अच्छा अब एडिटिंग का भी मैं साथ बता देता हूँ। जैसे ये चीज़ थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है।
तो मैं एक पहली लाइन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इन द ट्रेडिशनल सिस्टम द नोटिस बोर्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन द कॉलेज। ठीक है, तो देखो उसने अपने आप को ऑटोमेटिकली सेट किया, हमने फॉर्मेटिंग करके दी, आपने चीज़ों को जस्ट इसमें क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है। आप इसे 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, 2 से कोशिश करो ज़्यादा ना करो, प्रपोजल इतना लंबा वैसे नहीं बनाते। ठीक है, नंबर 2 है मोटिवेशन एंड चैलेंजेस। लव से क्या पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा, क्या मसले थे, क्या क्या चैलेंजेस थी जिनकी वजह से आप ये काम कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि एक बंदा वो बना रहा है, बेसिकली नोटिस बोर्ड बना रहा है, तो उसकी ज़रूरत थी तो आप कर रहे हो ना, इसके बगैर तो नहीं कर रहे। बात है मान इसी तरह जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत के बारे में आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है, अब वही बात है, जितना लंबा खींचते जाओगे आपको, लेकिन सब देख भी नहीं कि 3 पेज लिख लो, मैक्सिमम आधा पेज भी होता काफ़ी है ये। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिखा हुआ है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होगा कि जो चीज़ बना रहे हो उसके गोल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह रहा हूँ, कोई और बंदा अपने प्रोजेक्ट का नाम बताए ताकि मैं थोड़ी हेल्प भी कर दूँ। अभी फिलहाल जो चूज़ किए हैं, बाद में तो चले आप फॉर्म आपका तो हो गया ना, AI डिलीवरी। तो अभी बेसिकली गोल्स क्या हैं, गोल्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को किसी के घर जाके इस पिज़्ज़े को डिलीवर करना पड़ रहा है, इट्स एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो फ्यूलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हमारा आता है, ये बेसिकली अभी हम मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं। तो गोल्स क्या होगा, हमारा गोल ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो बेसिकली क्या करेगा, एक डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करेगा पिज़्ज़े को डिलीवर करने के लिए, चीज़ों को डिलीवर, पार्सल्स को डिलीवर करने के लिए। फ़ायदा क्या, बारिश है, धूप है, इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। नंबर 2 चीज़ ये कि हमारी लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हुए ना काम करने के। इस तरह आप खुद पहले अपने दिमाग से सोचोगे क्या है, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखोगे। डायरेक्ट आप लोग लिखोगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये टीचर सुपरवाइजर्स भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, लेकिन जनरली क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, सोल्यूशन ओवरव्यू, क्या मसला था जिसका आप सोल्यूशन लेकर आए हो। मिसाल के तौर पर डिलीवरी थी, तो डिलीवरी सिस्टम के अंदर पहले ये मसाइल थे जो आपने गोल्स में बताया या ऑब्जेक्टिव में बताया, हम ये काम इसलिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब सोल्यूशन ओवरव्यू, अगर आप बताओगे आप लोग कि ऐसा सिस्टम होगा जो ये करेगा, सिंपल ये नहीं है उसके अंदर कोडिंग ये इस्तेमाल होगी, नहीं, ओवरऑल बताना है हमारा एक सिस्टम होगा जो बेसिकली इस तरीके से काम करेगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, जितनी ज़्यादा डिटेल में जाओगे कॉस्टिंग ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट को देखें क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट आउटलाइन। रिपोर्ट आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जो पूरे आप प्रोजेक्ट बनाओगे इसकी क्या सिस्टम होगा। आप लोग बताओगे कि पहले हम देखेंगे मार्केट में जाके कि अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर आप ये लोग ये करोगे कि आप लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप लोग क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग भी तो करोगे ना, ये चीज़ सही बनी है नहीं बनी। बनने के बाद आप लोग उसको मार्केट में लॉन्च करोगे। तो ये आप ओवरऑल आपने बेसिकली अपना ये बताया है कि सोल्यूशन ओवरव्यू क्या है। नेक्स्ट आते हैं जी चैप्टर नंबर 2 मार्केट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट नहीं है आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग मार्केट एनालिसिस यानी चैप्टर का नाम ये रखेंगे। ठीक है, पहला चीज़ है पास्ट वर्क। अच्छा, अब पास्ट वर्क का मतलब ये है, मैंने इसमें वैसे उर्दू में लिखा क्योंकि थोड़ा टफ होता लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों ने लिखना है कि आपने स्टडी कहाँ से शुरू की, आपने कितनी ऐप्स या कितने पेपर्स को स्टडी किया और आपने किस कैटेगरी में ये काम किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पार्सल डिलीवरी को छोड़ के कोई और प्रोजेक्ट का नाम बताएगा। कौन बोल रहा था पीछे से? अली, कौन सा प्रोजेक्ट था बोल दो। AI इमोशंस। तो बेसिकली ये है कि इंसान के ह्यूमन के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा टफ काम होता है। ठीक है, पास्ट वर्क में भी हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने टोटल मैंडेटरी तो 20 पेपर है, इसमें लिखा हुआ है कि 20 पेपर्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 20 पेपर्स या 20 ऐप्स या 20 टेक्नोलॉजीज़ जो आप लोगों ने स्टडी की है। ठीक है, हमने 20 पेपर्स या 20 स्टडीज़ या 20 टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं। ठीक है, और वो बेसिक सारी की सारी चीज़ जो है वो इंसानी ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली ये रिसर्च कंप्लीट रिसर्च नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च है। कंप्लीट रिसर्च होती तो एक अलग ही कैटेगरी होती। क्या? हाँ, वो भी मैं बताने लगूँ आगे। ये चीज़ क्लियर हुई है, ओवरऑल आप लोगों ने बताना है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मार्केट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले ये आप बताएंगे कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, मतलब कि आप क्या करने वाले हो।
आप इससे पहले जितना भी पहले वाला काम हुआ सारे को स्टडी करने लगे, ठीक है। अच्छा जी, आप स्टडी कैसे करोगे? अब सबसे पहले वैसे तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि नीचे एक टेबल दिया गया होगा, आप लोगों ने सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखना है, आपने उस ऐप उस सॉफ्टवेयर या उस चीज़ का नाम लिखना है जो इससे पहले की बनी हुई है, सिंपल 1 लाइन में बताना है कि वो काम कैसे कर रही है, और लास्ट पे आपने बताना है कि उसके अंदर मसला आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मसला है तब ही आप वो काम कर रहे हो, ये बात है ना, ये लिखना है। अब सेकंड टेबल कैसे बनेगा इसी के अंदर, यहाँ पे आप माउस रखेंगे नीचे, ये प्लस का निशान आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, दूसरी ऐप का नाम लिखेंगे, वो क्या काम करती है उसके बारे में लिखेंगे, और इश्यूज क्या थे उसके अंदर वो लिखेंगे। इश्यूज लाजमी मेंशन करते हैं, इसमें कभी कभी ये होता है कि इश्यूज इतने बड़े नहीं होते तो फिर आपको फेक लिखने पड़ते हैं, ये भी मैं चीज़, हाँ ठीक है। इसी तरह ये तकरीबन 10 से 15 मिनिमम होने चाहिए, 15 मिनिमम होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे देखे लिखा हुआ है समरी ओवरव्यू। समरी ओवरव्यू का मतलब है कि ओवरऑल आपने क्या देखा, कि हमने इन चीज़ों को स्टडी किया, हमने फलानी ऐप्स को स्टडी किया, हमने फलानी चीज़ को देखा, और हम उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनके अंदर ये मसाइल आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ये चीज़ बनाई जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड वाले होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड वाले ये लिखेंगे कि हमने सारी चीज़ें स्टडी की हैं और हमने ये भी देखा कि हमारे इदारे के अंदर तो इटसेल्फ अभी तक कोई चीज़ नहीं है जो कि बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसको हम लोगों ने अब पूरा करना है। समझ लगी है? इस तरह जो बाकी ग्रुप्स वाले होंगे वो अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, सुपरवाइजर से भी पूछ लीजिएगा, इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट चले, सुपरवाइजर से पूछते जाए कि इसमें क्या लिखे, वो आपको उर्दू में बताएगा, आप आराम से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। हाँ देखो, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड्स बने होंगे, ये बात है। अभी देखो, इससे भी एक अच्छी चीज़ होती है जो हमारी LCD स्क्रीन्स होती हैं। LCD स्क्रीन्स का मसला क्या होता है, एक तो वो डेलीकेटेड बहुत होती है, टूट जल्दी जाती है, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है वो महंगी बहुत है। तुम अगर मैं बोलूँ कि मुझे 100 फुट वाली LCD ला के दो, तुम्हें पता कितने पैसे लगेंगे। हाँ, तो हमें तो अपना काम चलाना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें इंटरनेट पे जाके स्टडी, मैंने बताया ना कि जब आप सुपरवाइजर के पास जाओगे तो मोस्टली लिटरेचर सुपरवाइजर खुद आपको प्रोवाइड कर देता है, ये ऐप स्टडी करो, ये ऐप स्टडी करो, ये ऐप स्टडी करो, आपने उस ऐप को देखना होता है और वो बताना होता है। नीति इसके लिए हुई है। लास्ट चैप्टर नंबर 3 रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें आप लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हो कस्टमर से या रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो मार्केट से, ताकि आपको पता चले कि जो आप बनाना चाह रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका पहला इंट्रोडक्शन में सिंपल आप बताओगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है। आप ये बताओगे कि हम बेसिकली प्रोडक्ट बनाने से पहले, देखो जिस तरह अमान है, अमान का एक कॉलेज के लिए, आपके मोस्टली सब लोगों के प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है। तो आप ये लिखोगे कि हम लोगों ने लोगों से पूछा, हम लोगों ने लोगों की राय ली, हमने लोगों के इंटरव्यूज लिए, हमने लोगों से पूछा कि अगर हम ये चीज़ बनाएं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। आप इस तरह की स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। याद रखिएगा, सबसे बड़ा टारगेट जो होता है ना आपकी थीसिस के अंदर, वो ये होता है। जब आपने लोगों से उनकी राय ले ली कि जी क्या क्या होना चाहिए, तो अब आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, याद रखिएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा 1 लाइन की या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमा लगा के 2 लाइनों की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी? कोई प्रोजेक्ट का नाम बताएं, मैं जरा आपको बताता हूँ। AI इमोशंस हो गया ना, जी मेडिकेयर। अब देखो मेडिकेयर ये कि हम लोगों ने जितनी भी पुरानी स्टडी की, पुरानी ऐप्स को स्टडी किया, उससे हमें ये पता चला कि आज जो दुनिया के अंदर ऑनलाइन डॉक्टर्स की चेकअप करने का मैकेनिज्म ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर हम ये मसले फेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक लाइन में आपने बता दिया कि मसला था क्या जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ। वो सोल्यूशन का मतलब है, जिस तरह वो बता रहा था मेडिकेयर का, हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहाँ पर एक डॉक्टर के पास ये फैसिलिटी होगी कि वो मरीज़ को ऑनलाइन चेक कर सके, उसको दवाइयाँ रेकमेंड कर सके और ऑनलाइन वीडियो कॉल करके उसका चेकअप भी परफॉर्म कर सके। तो ये 1 लाइनर या 2 लाइनर में ये प्रपोज सोल्यूशन भी आप लोग लिख दो। क्लियर है? सबर करो, 3 चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ पढ़ के आए होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? वो रिक्वायरमेंट्स जो आपके प्रोजेक्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा बनाने वाला सिस्टम पार्सल डिलीवरी वाला पार्सल को डिलीवर करेगा,
नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिस्टम जो है जो लोकेशन सेट की होगी उस पर जाके पार्सल को डिलीवर करेगा। नंबर 3, मेरा जो ड्रोन होगा वो बेसिकली क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस हो। अब वो तो डिपेंड करता है कि सुपरवाइजर आपको क्या बोलते हैं इसमें करने के लिए। या मिसाल के तौर पर जैसा मेडिकेयर वाले हैं तो वो ये लिखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर डॉक्टर लॉगिन कर सकेगा, डॉक्टर लॉगिन करने के बाद ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और भी प्रोजेक्ट का नाम बता दें ताकि मैं क्लियर करूँ। स्वार्म ऑफ रोबोटिक्स। स्वार्म ऑफ रोबोटिक्स में हमारा रोबोट जो है पहले पाथ को अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे जाना किधर है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करेगा, उस पाथ को फॉलो करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाती है तो उस टाइम वो रुक जाएगा। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। 1 2 3 ऐसा लिखने होगी। ये चीज़ क्लियर है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती है लेकिन ये डायरेक्ट असरअंदाज नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर मेरा कोड ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप इतना बड़ा कोड लिख रहे हैं उसको चलने में 2.5 घंटे लग रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा है चलाने का? नहीं। या मेरा काम की स्पीड जो होगी, मेरे प्रोजेक्ट की स्पीड होगी, जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ स्पीड तेज़ होगी। या वेबसाइट की सूरत में वो इतनी भारी नहीं होगी कि इंटरनेट को 15-20 मिनट लग जाए उसको लोड करने में। ठीक है, ये भी जेनेरिकली होते हैं, आपके टीचर्स आपको बता देंगे। लास्ट आपका कॉस्ट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब जैसा अमान अभी नोटिस बोर्ड बना रहा है, ठीक है। अब अमान को पता है कि उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ESP32 या आर्डिनो जो होता है या रास्पबेरी पाई है, ठीक है, साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड की डॉट मैट्रिक्स स्क्रीन से खरीदनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उस हर एक चीज़ की कॉस्ट होगी कि सर मिसाल के तौर पर मैंने ये चीज़ ली तो उसके पैसे इतने आए। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग में से कुछ बच्चे शायद मैटलैब यूज़ करेंगे, ठीक है। मैटलैब जनरल देखा जाए तो पेड सॉफ्टवेयर है, यही बात है। तो आप इंटरनेट से जाके चेक कर लेना कि सॉफ्टवेयर की कीमत क्या है। समझ रहे हो बात को? आप लोगों ने यहाँ पर कॉस्ट मेंशन करनी है टेबल बना के कि ये हार्डवेयर है, इसके इतने पैसे बन रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है, इसके इतने पैसे बन रहे हैं। इसका फ़ायदा एट दी एंड आप लोगों को होगा। अल्लाह ना करे अगर आप लोग फंस जाते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या आगे जाके आप लोग प्रोजेक्ट करना शुरू करते हो तो आपको पहले से पता होगा कि भाई हमारे इतने पैसे लगने वाले हैं। या स्वार्म ऑफ रोबोटिक्स वाले हैं तो जाहिर सी बात है रोबोट, स्मॉल रोबोट्स तो मंगवाओगे ना आप लोग, टायर मंगवाओगे, इसकी बॉडी मंगवाओगे तो डेफिनेटली बेसिक 2 रुपये होंगे, बेशक 5 होंगे, 10 होंगे, 15, 20 हज़ार, 1500 जितने भी हैं, वो कॉस्ट यहाँ पे लाजमी मेंशन करने का। जब भी आपका प्रपोजल तैयार होगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे हाथ से 15 नवंबर या 19 नवंबर हमने डेट रखी है, 31 नवंबर लास्ट डेट है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड इनिशिएटिव की अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे जो हमारे इस बार फाइनल ईयर के हैं ये सारे फंडिंग के लिए अप्लाई करें। देखिए फंडिंग किस लिए ज़रूरी है, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दें क्योंकि कुछ बातें ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे तो बेहतर है।